नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाला हूं और साथ ही साथ इंडिया कब जुड़ेगा, इंडिया यानी विपक्षी महागठबंधन। आज 14 जनवरी है और आज मणिपुर से, इंफाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। 6,713 किलोमीटर की यह यात्रा है, पैदल भी और बस पर भी। जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, वो विशुद्ध पैदल यात्रा थी, लेकिन यहां पर बस पर भी सवार होंगे, पैदल भी चलेंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा, 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। 110 लोकसभा सीटें हैं, 100 लोकसभा सीटें हैं, 110 जिले हैं जहां से इस यात्रा का कार्यक्रम होता हुआ गुजरेगा। और मणिपुर चुना क्यों गया, इसके पीछे जो कारण है वो बड़ा राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन वो संदेश क्या कांग्रेस देने में कामयाब भी हो पाएगी? मणिपुर देश का अभिन्न अंग, देश का मणि कहा था इसे जवाहरलाल नेहरू ने। वहां पिछले साल 3 मई को जो खुरेजी हुई, जो हैवानियत, आदमी शैतान बन गया, महिलाओं के साथ बर्बरता, गैंगरेप, करगिल का जो हीरो, उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगे थे कि देश की रक्षा कर सकता हूं, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, सरेराह उसे नंगा कर दिया गया। यह सब हमने देखा। 6 महीने बाद दाह संस्कार हुआ, यह भी एक कड़वी हकीकत है। तो आज राहुल गांधी, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अध्यक्ष, वो भी थे। राहुल गांधी ने हुंकार भरी, मणिपुर से शुरुआत कर रहा हूं, लोगों को जोड़ना चाहता हूं, लोगों के मन की बात सुनना चाहता हूं, अपने मन की बात नहीं कहना चाहता। सीधा हमला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे थे, उनके कार्यक्रम मन की बात पर कर रहे थे। हर महीने के आखिरी इतवार को वो देश को संबोधित करते हैं, मन की बात करते हैं। तो कागज पर ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? अब ये विशुद्ध राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूर्वोत्तर से होकर जब ये गुजर रही होगी यात्रा, तो बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम नाम की गूंज है। तो न्याय की जो लड़ाई पर निकले हैं, क्या वो अपनी बात कह पाएंगे, लोगों के मन में उतार पाएंगे? यह अपने आप में सवाल है। एक पुरानी कहावत भी है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, मैंने 100 सीटों की बात की जहां से यह यात्रा होकर गुजरेगी। पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस 2004 हो, 2009 हो, अच्छा प्रदर्शन करती दिखी थी। 11 और 13 सीटें जीती थी 25 में से। लेकिन 2014 और 2019 में तो कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई और 15 सीटें जीतने में बीजेपी अपने दम पर कामयाब रही। तो कुछ बदलाव की कोशिश करेंगे राहुल गांधी, पूर्वोत्तर के जनमानस में लाने की। पर असली लड़ाई हिंदी पट्टी में आकर होगी क्या? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां से होकर गुजरेगी। तीनों जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो वो माने बैठी थी कि हमारी सरकार बन गई। और फिर पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं, बिहार की और उत्तर प्रदेश की, और इसमें बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया गठबंधन। राजनीति में कहते हैं कि एक रात भी बहुत लंबा समय होता है, बहुत कुछ बदल जाता है।
आपको ध्यान होगा दर्शकों, 10 दिन पहले जब इस यात्रा की घोषणा की गई थी, मैंने कार्यक्रम किया था और सवाल पूछा था कि राहुल की भारत जोड़ो इंडिया जोड़ो कब। और यह सवाल आज भी जस का तस मुंह बाए खड़ा है इंडिया गठबंधन के सामने। कल एक बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे नहीं आए, पर बैठक का मूल मकसद था कि भाई संयोजक अध्यक्ष को लेकर एक आम सहमति बनाई जाए और नाम की घोषणा कर दी जाए। दरअसल सहमति तो पहले बन गई थी, लेकिन कल फिर रोड़ा अटक गया। नीतीश कुमार फिर बदक गए, ठुकरा दिया संयोजक पद, क्योंकि ममता को ऐतराज था जी सबको साथ लेना होगा। सीताराम येचूरी कहते रह गए, एक व्यक्ति का ऐतराज पूरे गठबंधन को बंधक नहीं बना सकता। आज धीरे धीरे खबरें फिर आने लगी हैं कि नीतीश कुमार मान गए। तो ये रूठना मनाना एक अंतहीन सिलसिला हो गया है क्या इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार अपनी ताल ठोक रहे हैं, दबाव की राजनीति के माहिर हैं, आखिरी दम तक अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और अमूमन अपनी बात मनवाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब वो 22 तारीख को कर्पूरी ग्राम जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता हैं और पिछड़े समाज के तो सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे, जो वो फॉर्मूला लेकर आए उसे फाइन ट्यून करके जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला काम नीतीश कुमार कर चुके हैं। तो एक तरफ भारत जोड़ो, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा, एक तरफ मंडल कार्ड भी खेलेंगे नीतीश कुमार। 24 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। 3 दिन तक मंडल में हो जाएगा, जैसे कमंडल में देश हो रहा है, बिहार मंडल में हो जाएगा। तो इसमें इंडिया साथ साथ कदम ताल कर रहा है क्या, या ये विशुद्ध नीतीश का अपना एजेंडा है। जैसे जेडीयू के केसी त्यागी जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये अगर इंडिया गठबंधन करता तो बेहतर होता, लेकिन वो विशुद्ध कांग्रेस का एजेंडा है। तो ये जो धाराएं अलग अलग बह रही हैं, क्या ये कभी जुड़ेंगी, संगम होगा कि नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी का ऐतराज वो रोड़ा बन गया। क्या ममता को यह लगता है कि नीतीश कुमार संयोजक बन गए तो उनका पत्ता कट जाएगा? राष्ट्रीय राजनीति में जो वो दखल चाहती हैं, खुद चेहरा बनकर आना चाहती हैं कि भाई जिसकी जितनी सीटें आई उसके बाद आप अपनी उम्मीदवारी की ताल ठोकिए। तो कोई मौका ममता भी गंवाना नहीं चाहती हैं क्या? और पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 सीटें देने को तैयार है ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो वो बैठक ही नहीं हो पाई 3 दिन पहले जो बैठक होनी थी। आपको उम्मीदवारों की सूची देनी थी, सीटें बतानी थी कि कौन सी और कितनी सीटें लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवारों के नाम बता दीजिए। नाम तो बताया नहीं। उसमें बीएसपी का भी पेंच आ जाता है। कांग्रेस बीएसपी को चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बने। कल पर निगाहें होंगी, 15 जनवरी जन्मदिन है बहन मायावती का। क्या वो अपने पत्ते खोलेंगी? अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। कल ये बैठक हुई थी, तो सीटों के तालमेल पर, सीटों के बंटवारे पर क्या आम सहमति बन गई है? क्या दिल्ली और पंजाब दोनों जगह साथ साथ लड़ेंगे, या दिल्ली में साथ लड़ेंगे, पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे? हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी को कुछ सीट दी जाएगी? गुजरात में, भरूच में वो पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं।
गोवा में वो 1 सीट चाहते हैं 2 सीटों में से। बात वही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये छोटे छोटे जो पेंच हैं, क्या ये सुलझते दिख रहे हैं? और इन सब के बीच जब भारत को जोड़ने चले हैं राहुल गांधी, उनके एक और सिपह सालार मिलिंद देवड़ा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। अब वो साउथ मुंबई दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से लगातार हार रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। तो राजनीतिक मजबूरी तो समझ में आती है, पर इसी क्रम में मैं आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब के नाम जोड़ दूं, और ये वो युवा चेहरा हैं या थे कांग्रेस के, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द पाए जाते थे। दाएं और बाएं यही खड़े होते थे। बिछड़े सभी बारी बारी। अब ये कैसी यारी? अपने दोस्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की मुहिम पर चल पड़े हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को खोजने होंगे, और जल्द। क्या उनका कुछ जवाब मिलता दिखाई दे रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एक ही सवाल रखा है, राहुल की भारत जोड़ो, इंडिया जोड़ो कब? और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आज चर्चा में शामिल हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री और अभय दुबे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दोनों स्टूडियो में हैं। अभिज्ञान प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं। पर ये राजनीतिक तबला भी आजकल थोड़ा जो बेसुरा हो रहा है, उस पर इनकी राय जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक रह चुके हैं, पंकज शर्मा, और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा कि एक रात भी लंबा वक्त हो जाती है राजनीति में, बहुत कुछ बदल जाता है। 10 दिन पहले मैंने यही सवाल रखा था, आज मैं सवाल दोहरा रहा हूं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रोग्राम, उसका औपचारिक ऐलान हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले, चंद रोज पहले आप कार्यक्रम में आए थे, और इंडिया गठबंधन की उलझनों पर जब सवाल मैं पूछ रहा था तो आपने कहा था कि कांग्रेस का हाल तो अब मीडिया ने वो कर दिया कि गरीब की भौजाई है। ये मीडिया ने कर दिया या कांग्रेस इंडिया गठबंधन खुद अपनी गत ऐसी करवा रही है? नहीं संदीप, मेरा जो कांग्रेस को लेकर टिप्पणी थी उसका मंतव्य यह था कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होती, और उस संदर्भ में जिसके जो मन में आता वो कहता है। मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, और 19-20% का वोट शेयर उसके पास है। 3 राज्यों के अंदर उसकी सरकार है, और उत्तर भारत के बहुत सारे प्रदेशों के अंदर 40% या उससे ज्यादा का वोट शेयर उसके पास है। तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि जिसको कहा जाए कि बहुत ही मरी गिरी स्थिति है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आज कमजोर है, और काफी कमजोर है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों के इतिहास में इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं, और यह स्थिति एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के पास भी थी। कितने चुनाव वो हारे उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2004 के बाद जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो इसी भारतीय जनता पार्टी टोटल डिसरे में थी, और अंत में नितिन गडकरी को नागपुर से उठा के यहां लाया गया, और जो 4 बड़े नेता थे उनकी जगह जिसको गैंग ऑफ 4 कहा गया था, उनको रखा गया। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या नेता बनने के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ। तो जो लोग किसी भी राजनीतिक दल में, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, मैं सारे राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहता हूं, जिनका जो आप बरसिया पढ़ देते हैं कि अब तो ये पार्टी खत्म हो गई और इसके उठने की कोई उम्मीद नहीं है, मेरी टिप्पणी उस संदर्भ में थी।
तो नहीं, आज ये की तारीख राहुल में की मेरा भारत अभी भी जोड़ो मानना ये है और कि इंडिया इंडिया जोड़ो ये साथ में कदम ताल करेंगे, या इसमें एक भारी अंतर विरोध है? और ये खाई पाटनी जरूरी है क्या? वो पाटी जाएगी, पाटती हुई दिख रही है आपको? मुझे मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, जितनी लोगों को ये उम्मीद थी कि ये बिल्कुल टोटल डिसरे में हो जाएगा, वैसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस इसके अंदर है, और सारी राजनीतिक दलों से जो बातचीत हो रही, जो राज्यों के अंदर जो एक दो, जैसे बंगाल है जहां पे अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन अगर आप ममता बनर्जी का रिएक्शन अगर आप देखें तो ममता बनर्जी ने सीपीएम को लेकर तो स्थिति स्पष्ट की कि कांग्रेस को लेकर अभी भी उनके दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं। वो बार्गेनिंग चलती रहेगी। कांग्रेस कहेगी हमको 6 सीटें चाहिए, ममता बनर्जी कहेंगे हमको 2 सीटें चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 3 या 4 सीटों के अंदर बातचीत बन जाएगी ममता बनर्जी के साथ, और बहुत जल्द बन जाएगी। उसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक समझ बनती हुई दिखाई पड़ रही। 2 राज्य जहां सबसे ज्यादा झगड़े होने चाहिए तो वहां मुझे सबसे कम झगड़े दिखाई पड़ रहे। बिहार जहां पे 7 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है, महाराष्ट्र जहां 3 पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है, और शिवसेना और एनसीपी की स्थिति कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी दावे प्रतिदावे होंगे। लेकिन दावे प्रतिदावे होने के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग तुनक मिजाजी में गठबंधन को छोड़ देंगे, और ऐसा ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मेरा अभी भी मानना यह है कि जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बहुत आसान मान के चल रही, कि उसको लगता है 2024 की लड़ाई वो जीत चुके हैं, वो इतनी आसान मुझे अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ पर रही। कल जो हुआ क्या होती है एक अलग स्थिति। इस वर्चुअल मीटिंग में जो यूनिफायर थे, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, ये जो इंडिया गठबंधन बना, अगर किसी व्यक्ति को सेरा बनना चाहिए तो वो नीतीश कुमार हैं। 2022 में सितंबर में निकले थे, सबसे मिले, सबको एकजुट किया, लामबंद किया। आज यूनिफायर क्या डिसरप्टर की भूमिका में आते दिख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो यूनिफायर जो है वो डिसरप्टर की भूमिका में है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि नीतीश कुमार का जो पास्ट रहा है वो कोई बहुत रिलायबल पास्ट नहीं है। इसलिए गठबंधन के कई साथियों को लेकर उस पर ऑब्जेक्शन होगा और आपत्ति होगी, और आपत्ति होनी भी चाहिए कि जो नेता लालू यादव का साथ छोड़ने के बाद से लगातार 2 दशक तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में थे, नरेंद्र मोदी के मसले पर वो बीजेपी छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाते हैं और बीजेपी की सरकार चलाते हैं, तो उनको लेके एक संदेह हमेशा बना रहेगा। और इस बात में कहीं ना कहीं कमजोरी नीतीश कुमार की दिखाई पड़ती है कि वो पूरा भरोसा अभी भी ना तो जनता को दे पाए हैं, ना गठबंधन के साथियों को दे पाए हैं, और अपनी इस एम्बिग्यूटी को वो एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी जो स्थिति है कि वो आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी वो उतने सक्षम या कमिटेड दिखाई नहीं पड़ते हैं जिस तरीके से आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखनी चाहिए। वो कमिटमेंट उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं। इसलिए जो हिंदुत्व के साथ उनकी जो उनका जो जिसे कहते हैं कि वो तेवर दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं प्राण होता। प्रतिष्ठा में वो जाएंगे या नहीं, इस मामले में भी उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है। कांग्रेस ने मना कर दिया है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में कौन पार्टी जाएगी कौन पार्टी नहीं जाएगी, लेकिन इस आधार पे आप ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और उसके में कोई बिखराव आएगा तो वो होने वाला नहीं है। 28 पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन है, उसमें शिवसेना भी है, जिसने अतीत में कह चुकी है कि उसने बाबरी मस्जिद का ढहाने में उनके लोगों का हाथ था, और सावरकर के मसले पर आपने देखी कितनी तीखी नोकझोंक पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के समय में राहुल गांधी के कमेंट के बात हुई थी। तो ये विचारधारा के स्तर पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन की बात नहीं कर रहा, विचारधारा के स्तर पर एक मतभेद तो है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से इंटेलिजेंस जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि तमाम विपक्षी दलों को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो इकट्ठा होकर लड़ना चाहते हैं और एक संभावना क्रिएट करना चाहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, या अलग अलग लड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई संभावना नहीं बनती कि किसी भी तरीके से आप बीजेपी को मात दे सके, नरेंद्र मोदी को जो टेन्योर वो रोक सके। ठीक है, मुझे लगता है कि सबको एक साथ रह के ही लड़ना पड़ेगा, ये समझ है। सबको एक साथ रहकर लड़ना पड़ेगा, ये समझ है।
पिछले से पिछले साल सितंबर से नीतीश कुमार भी ये कहते आए हैं 272 का आंकड़ा नहीं छूने देंगे, 7 हो जाते हैं, फिर 200 तक आए, फिर कहा 100 भी नहीं पार करने देंगे। तो ऐसे में अभिज्ञान प्रकाश, लाख टके का सवाल तो ये है भाई, समझ तो है 7 कब आएंगे सही मायने में? ये इंतजार कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया है क्या? संदीप बड़ा अच्छा पॉइंट है। और आशुतोष ने नहीं, टाइम इनके पास बिल्कुल नहीं है। आशुतोष ने कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर। मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल में था, बस आज शाम को ही लौटा हूँ, और स्वाभाविक है कि सेशंस में किताब से जुड़े थे और अलग इंडिपेंडेंट भी थे, तो सवाल राजनीति के थे। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि वहां पर उस तरह की बौद्धिक गैदरिंग में भी लोगों ने ये सवाल जरूर पूछा कि ये इंडिया गठबंधन का होगा क्या। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, और बौद्धिक पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गठबंधन क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अरे जिस गठबंधन के कर्णधार नीतीश कुमार हो, जो पता नहीं कितनी पलटियां मार चुके हैं, इतनी पलटियां कोई इंसानी जीवन में मारे तो बीमार हो जाए, तो उस गठबंधन के बारे में लोग पूछ रहे हैं। सो देयर इज स्टिल रेलेवेंस, बट दे हैव नो आइडिया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं और कैसे लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है आशुतोष का, जो सब लोग कह रहे हैं। तो ये कम से कम इन लोगों को तो समझ में आना चाहिए था गठबंधन बनाने से पहले कि जितने लोग हैं ये 100 तरह की समस्या पैदा करेंगे, क्या पहले बैठकर तय नहीं कर सकते थे? दूसरी चीज क्या हो रही है कि लोगों को कांग्रेस की पोजीशन नहीं क्लियर हो रही है कि ये कांग्रेस अपना चुनाव लड़ने के जुगाड़ में है, जिसको अपनी सीटें चाहिए, जबकि सीटें अगर उसको चाहिए तो बाकी गठबंधन क्या करेगा। और या ये वाकई एक सीरियस कलेक्टिव, मेरे शब्दों को सुनिएगा ध्यान से, गौर से, आग्रह है, ये सीरियस कलेक्टिव एक कोएलिशन है जो हेड ऑन सीधे तौर पर लेगा बीजेपी को। लोग इससे कन्विंस्ड नहीं है, और ये जितना इसको डिले करते जाएंगे, कन्विंस्ड होने की संभावना दिन प्रतिदिन, मैं स्पष्ट कहता हूं, कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अभिज्ञान, एक हिंदी की पुरानी कहावत, थोड़ा बदलाव कर रहा हूं, आपके फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम जोड़ देता हूं। अपनी अपनी ढपली नहीं, अपना अपना तबला, अपना अपना राग चल रहा है। ये तो राग बेसुरा होता जा रहा है। हाँ, लेकिन अरे भाई, यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तबले में एक दाया होता है और एक बाया होता है, जिसे डग्गा कहते हैं। तो जब दाया और बाया मिलाकर बजाया जाता है, उस ताल के साथ, उस रिदम के साथ, उस माध्यम के साथ, तभी वो संगीत उत्पन्न होता है। तो अगर दाया अलग बजने लगेगा और बाया अलग बजने लगेगा, तो आपने बहुत बढ़िया कहा, सिवाय बेसुरा होने के आपको कुछ सुर नहीं सुनाई पड़ेगा। तो ये तो आप लोग कोऑर्डिनेट करिए ना। ये काम कोई जर्नलिस्टों का और एनालिस्टों का तो है नहीं, ये आपका काम है। गठबंधन आपने बनाया है, आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, हमको तो लड़ना है नहीं। तो अगर आप दाया अलग बजाएंगे और बाया अलग बजाएंगे, तो यकीन मानिए ना कोई सुर होगी, ना कोई ताल होगा, ना कोई लय होगी और ना कोई लयकारी होगी। और ये सारी चीज़ें हैं तो संगीत की भाषा, लेकिन ये सब सियासत में बहुत ज़रूरी होती है। एक और कहावत भी है, सहज पके सो मीठा होए। ये जो धीरे धीरे खिचड़ी पक रही है, और जो आशुतोष कह रहे हैं कि नहीं, एक स्मूथनेस धीरे धीरे आती दिख रही है, वो धीरे धीरे आ रही है, या सहज पके सो मीठा होए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही सहजता हो जाए और मीठा होने में, जब तक मीठा होना था वो वक्त ही चला जाए। मैं मध्य प्रदेश का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन तमाम लोगों ने मुझसे वहां सवाल पूछा भोपाल में कि ये कैसे हुआ, क्योंकि सब लोग जानना चाह रहे थे कि जिस पार्टी का जीतना तकरीबन 20-25 दिन पहले तय माना जा रहा था, ऐसा क्या आंतरिक टर्न अराउंड हुआ। और वहां पर इंटरनल बीजेपी रिपोर्ट्स कह रही थी कि 105, 106, कि आप धड़ से 160 पे जाते हैं। तो उन्होंने जो भी अचीव किया, जरूर किया बीजेपी ने, पूरा क्रेडिट उसको, लेकिन इन्होंने भी तो कुछ अनअचीव किया ना। इनकी भी तो कुछ कमजोरी
हुई, या ये ढीले हो गए, या ये लेजी हो गए, या ये अलर्ट नहीं रहे, तो बिल्कुल क्लियर है कि आप ऑन द टोज, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, आप एकदम वॉरफुट की तैयारी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, तो हर बारीकी को आप जितना डिले करेंगे उसका समाधान निकालने में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिन प्रतिदिन वो नुकसान कि आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, कोई यात्रा पर है, ये सब आपके ही हिस्से में आके नुकसान के स्वरूप में गिरेगा। ठीक जबकि है। अभी भी लोग चर्चा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ये गठबंधन है क्या और इसका एजेंडा क्या है बीजेपी को ये हराने लोगों का। में भी Irrelevant ये नहीं है। हाँ, Out of the लोगों में picture भी ये ये नहीं है। उत्सुकता है, राजनीति अब में कोई है, dismiss अब हरकत में तो दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। अब चलिए भारत जोड़ो यात्रा में अच्छा आइडिया है, वो कह रहे हैं लोगों की मन की बात सुनना चाह रहा हूं, ये नहीं लोगों को अब उनके मन की बात कहूं। नैरेटिव अच्छा है, जगह अच्छी ढूंढी है, इम्फाल, वहां पर अन्याय हुआ है, ये बातें सब अपनी जगह। लेकिन जो आप कई दिनों से रेड फ्लैग करते आ रहे हैं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा भाई न्याय यात्रा है, ये बड़ा मेटाफोरिक टर्म हो जाता है, बड़ा दार्शनिक हो जाता है। एजेंडा क्या है और आप क्या वैकल्पिक विचारधारा या मुद्दों को लेकर आए हैं, वो कब पता लगेगा? देखिए, ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और इसके आसपास जो एक बहुत ज़बरदस्त, एक अभूतपूर्व किस्म का अयोध्या उत्सव तैयार रचा जा रहा है, इसके पीछे मेरे ख्याल से मुख्य राजनीतिक रणनीति ये है कि जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दब जाएं और ये चीज़ इतनी हावी हो जाए और बिल्कुल एकदम मई तक लोगों को लगातार करोड़ों लोगों को दर्शन कराए जाएंगे, अक्षत बांटा जाएगा, भजन कीर्तन होगा, दिन रात रामलीला होगी वगैरह वगैरह। मतलब ये प्रक्रिया इतनी ज़बरदस्त तरीके से चलेगी और मीडिया में इसके ऊपर इतना फोकस होगा, इतने विज्ञापन होंगे, दिन रात नरेंद्र मोदी का चेहरा टीवी स्क्रीन पर रहेगा कि लोग बाकी किसी बात के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, खास तौर से उस इलाके में जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता कैचमेंट एरिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 91% का स्ट्राइक रेट निकाला था और जहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है। देखिए, भाजपा इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने कैचमेंट एरिया में जो उसने 2019 में किया था वो 2024 में दोहराए। वो राम मंदिर के जरिए ये काम करना चाहती है। अच्छा, अब इस बात को हम तो विपक्ष को नहीं बता सकते, विपक्ष को तो हमसे पहले ये बात पता है। मैं नहीं मानता हूं कभी कि मेरे अंदर ये हैसियत नहीं है विपक्ष को राय दे सके। की काट के तौर पर मंडल कार्ड खेल रहे हैं, बड़े दिनों से खेल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का मैंने इसलिए जिक्र किया, उनकी जयंती का भी 22 तारीख को कर्पूरी ग्राम जाएंगे, 24 तारीख को 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर की, बड़ा मजमा होने वाला है, रैली होने वाली है पटना में। पर नीतीश कुमार की पीड़ा ये है कि भाई जो मेरा एजेंडा है, जो मेरे कार्यक्रम हैं, उनका प्रचार प्रसार ही नहीं कर रही कांग्रेस। ठीक बात है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जब कांग्रेस ने इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया था तो मेरी उसकी व्याख्या ये थी कि अब कांग्रेस राम मंदिर का जो एजेंडा है प्राण प्रतिष्ठा से जो निकलता है उसके समांतर एक एजेंडा अपना लाना चाहेगी इस यात्रा के जरिए। और ये मौका है सही, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो हो सकता है और अच्छा बंदोबस्त किया जाए तो तमाम जो इंडिया गठबंधन की शक्तियां हैं वो इसके अंदर समय समय पर स्थान स्थान पर भागीदारी कर सकती हैं और सभी की चुनावी तैयारी को भागीदारी क्यों, अगर मंच साझा कर लेते, आज अगर 28 दलों के नेता इम्फाल में होते तो वो ज्यादा बेहतर। मैं तो उस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं जब इन्होंने नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाया था। हाँ। मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि उसी वक्त देखिए, मंच से अब राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस हर बात में कह रहे हैं मंच से कि ये काम इंडिया अलायंस करेगा, ये काम इंडिया अलायंस कर सकता है, ये काम इंडिया अलायंस कर सकता है। तो इंडिया अलायंस मंच पर भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा उस वक्त नहीं किया गया। फिर मुझे उम्मीद ये थी कि ये लोग जो भारत जोड़ो न्याय भारत जोड़ो नाम जोड़ दिया। साझा कार्यक्रम में ऐसी कौन सी दिक्कत है? मैंने उसका जिक्र करना बंद कर दिया है। शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। मेरा कहना है कि मैंने अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र करना बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि मेरे कहने का या आपके कहने का या विनोद जी के कहने का कोई लाभ नहीं है। नहीं, हम कोई सलाह नहीं दे रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। मेरा कहना है कि इन्होंने जो अलायंस की गतिविधि होती है उसको सिर केबल खड़ा कर दिया है।
सबसे पहले अलायंस जो है अपना नैरेटिव बनाता है, चुनाव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते फिर वो सीटों का गठजोड़ करता है। यहाँ ये हो रहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने वो नैरेटिव बनाया नहीं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मतलब है नैरेटिव बनाना, वो उन्होंने बनाया नहीं और गठजोड़ की गतिविधि चला रहे हैं जो अच्छी तरह चला रहे हैं। मैं आशुतोष जी की बात सहमत हूँ, गठजोड़ की गतिविधियां ठीक चल रही हैं और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गठजोड़ हो जाएगा, लेकिन देश की जनता के सामने वो नजारा नहीं प्रोजेक्ट हो रहा है। मुद्दा कौन सा है भाई? भाई ये लोग एकजुट हैं, राष्ट्रीय मंच पे ये सब लोग एक जगह खड़े हुए दिखाई नहीं देते, इनका कोई दफ्तर नहीं है, इनके प्रवक्ताओं की कोई टीम नहीं है, इनका कोई संयोजक नहीं कोई है, कहता इनका है कोई न्यूनतम फलाने साझा कार्यक्रम चैनल्स नहीं है। को, फलाने एंकर्स का बहिष्कार कर दो। एक पार्टी करती है, उस गठबंधन की 4 पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं, देखिए ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार ज़्यादातर जगहों पर ये खड़ा कर देंगे, जहां पर नहीं खड़ा करेंगे वहां शायद ना खड़ा करने का ही लाभ है, इसलिए वहां नहीं खड़ा करेंगे। वो लोग इस बात पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता से आप कौन सी कहानी कहेंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के सामने पेश किए जाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन चीज़ों को राष्ट्रीय मंच पर पेश कर सकते हैं। तमाम संगठनों को ऐसा सुना गया था कि सबको शायद औपचारिक निमंत्रण जाएगा, मुझे नहीं पता गया कि नहीं गया। खड़गे जी हाँ, निमंत्रण जाएगा, सब लोग जगह जगह इस यात्रा में भाग लेंगे, एक मंच पे आएंगे, ऐसा होगा तो बहुत ठीक रहेगा। लेकिन मेरा कहना है कि इसके लिए जितनी कोशिशें करनी चाहिए थी, जितनी सुव्यवस्थित सुचिंतित कोशिशें करनी चाहिए थी, उतनी नहीं की गई हैं। हालांकि अभी भी समय है, वो लोग बहुत सारी रिकवरी कर सकते हैं। 2 महीने से कम का समय रह गया है। कोई मतलब ये गोपनीय कुछ रखा गया है, ऐसी राजनीतिक रणनीति है कि भाई उसका खुलासा नहीं करना, अंदर खाने एक बड़ा मास्टर प्लान बना दिया है, या बस उम्मीद के सहारे कि सब कुछ अपने आप गोटियां सेट हो जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ा, ये हम सब सहमत हैं कि समय तो इन्होंने काफ़ी हद तक गंवा दिया है, कई मामलों में देरी भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, और चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, इनको लगता है कि वो जो 37 बनाम 63 कि था, भाजपा का तो 37% वोट है और 63% वोट जो है उसके खिलाफ है, वो 63% एकजुट हो जाएगा, हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। यानी 400 450 सीटों पर एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर देंगे और अपने आप हम कम से कम 300-350 सीटें जीत जाएंगे। ये एक जो मिथ है या दिमाग में ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 37 गणित ये कागजी है, ये कागजी गणित में। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार क्षेत्र है, वहाँ भाजपा इतने बड़े बहुमत से जीती है, इतने बड़े अंतर से जीती है सीटें वो, कि वो वहाँ आप सबको मिला भी दोगे तो भी कुछ बात बनने वाली नहीं। इसीलिए जो अभय जी कह रहे हैं या मैं भी कह रहा हूँ कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है, क्या है, किस चीज को मुद्दा बनाओगे आप? मंडल कार्ड खेलना चाहते हो, महंगाई बेरोजगारी की बात करना चाहते हो, वर्गीकरण करना होगा, महिलाओं को कैसे साधोगे, युवाओं की क्या बात करने वाले हो? इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या जनता के बीच जो गुस्सा पैदा कर पा रहे हैं, जो किसी सरकार को हटाने के लिए जरूरी होता है। बस स्मृति ईरानी तो जब तक वो गुस्सा सड़क पर बैठ गई थी, जब तक वो गुस्सा पैदा नहीं कर पाएगा इंडिया गठबंधन, तब तक खाली आंकड़ों के सहारे आप जीत नहीं दर्ज कर सकते। आप चाहे मंडल की रैली निकाल लें और चाहे आप बेरोजगारी पर कोई बड़ा धरना, मोहब्बत की दुकान खोलने या मोहब्बत की दुकान खोल लें। इसलिए ये बात तो सही है, और अभी भी मैं अभय जी से सहमत हूँ, वैचारिक तौर पर बहुत अच्छा है, पर ये विचार लेकिन राष्ट्रीय फलक पर पूरे गठबंधन की तौर से आना चाहिए ना। नहीं, मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है या थोड़ी बहुत जो बातचीत के जरिए मेरा अपना विश्लेषण है, वो ये है कि शायद अब ये सोच रहे हैं कि एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, उसके बाद इन मुद्दों पर हम फिर विजन डॉक्यूमेंट निकालें, फिर कॉमन जो है ज्वाइंट रैलियाँ करें और वो करें। ये इस तरह का कुछ इनके अंदर सोच है कि पहले ही आपस के जो कील कांटे हैं ये दुरुस्त कर लें, जो पेंच हैं कि ममता जी रूठ गई, नीतीश जी रूठ गए, या वो पीछे हट गए, वो आगे बढ़ गए, ये एक बार 15-20 दिन में चीज़ें दुरुस्त हो जाएं जनवरी के आखिर तक, उसके बाद हम करेंगे। ये इनका एक रणनीति हो सकती है। और बीजेपी दांव पर दांव चले जा रही है, मोदी ही गारंटी है, अब ये पोस्टर्स चस्पा हो गए, प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद खबर ये आ रही है जो अंतरिम बजट होगा, दरअसल वोट ऑन अकाउंट है, पर उसमें भी जैसा 2019 में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, वो अब हो सकता है बढ़ाकर 9 से 12,000 महिलाओं के लिए 12,000 कर देंगे। हाँ, इस महिला किसानों के लिए 12,000 कर देंगे। ये
ये खबर है। हाँ हाँ, हो सकता ये है। मतलब एक के नहीं, बाद इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ दें हम आपको, जो इनको उधर एक से बहुत मामूली सी बात। राजनीतिक देखिए, गोले आपको ध्यान दागने की होगा पूरी कि जब तैयारी है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में बेरोजगारी के सवाल पर जोर दिया था, तो तेजस्वी यादव ने एक पैरेलल एजेंडा दिया था कि बिल्कुल भाई हम दिया। इतने इतने रोजगार देंगे। तो उस पर जनता ने यकीन किया और भाजपा को और नीतीश का जो गठजोड़ था उसको हार के कगार पे वो ले गए थे। सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, चुनाव जीतते आरजेडी सबसे बड़ा रह दल गए। था, हाँ। तो अब जब आप कहेंगे भाई ये सरकार बेरोजगारी नहीं रोक पाई, ये सरकार महंगाई नहीं रोक पाई, तो आप क्या करेंगे? केवल ये कहने से थोड़ा ना होगा। आप मोदी के सामने आंकड़े फेंक के थोड़ा चुनाव जीत सकते हैं। आपको कुछ उसका वैकल्पिक एक एक एक, नहीं, एक वैकल्पिक- पूरा खाका रखना होगा ना। वैकल्पिक मॉडल भी देना होगा और साथ के साथ आपको ये भी दिखाना होगा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कितना ज्यादा आप जनता के बीच में, मान लीजिए अग्निवीर योजना है, अब अग्निवीर को लेकर के जो युवाओं में जिस तरह से नाराजगी होगी उसको आप कैसे आप राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। ओपीएस पुरानी है, पेंशन है। ओपीएस है। अब ओपीएस को लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अभी ये खबर है कि वो एक बड़ा सहयोग आंदोलन शुरू करने वाले जा रहे हैं सारे कर्मचारी। इसको कैसे आप एग्रीवेट करके एक राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं? जैसे आप याद कीजिए कि 89 में वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे जोड़ दिए थे उसमें, जब राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ उठाए, या यूपीए सरकार के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी आए तो उसमें अच्छे दिन, अब की बार महंगाई की मार, महिलाओं पर अत्याचार और सबको मुद्दा बना दिया था। तो क्या उस तरह का आर्ट, उस तरह का नैरेटिव आप भाई गढ़ने एक की तैयारी मेन कर रहे कोर्स हैं? है, बाकी साइड डिशेस है। मेन कोर्स क्या है आपका? मेन कोर्स तो जाति जनगणना है और मंडल नहीं, है। वो है क्या? नीतीश कुमार यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस उसी बात का प्रचार प्रसार नहीं कर रही। अब ये तो नीतीश कुमार सही कह रहे हैं, जो बिहार मॉडल उन्होंने क्रिएट किया है, जाति जनगणना और जाति आरक्षण के आधार पर उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया है। तो कम से कम कांग्रेस और दूसरे इंडिया गठबंधन के दल उसको ले जाए लोगों के बीच में, और खासकर उन राज्यों में जहाँ पिछड़ों की आबादी अच्छी है, जहाँ दलितों और आदिवासियों की आबादी है, वहाँ तो कम से कम उनके सामने उस मॉडल को ले जाएं, जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आए थे। तो एक तरह का सामाजिक न्याय का मॉडल है वो। अब उसको क्यों नहीं कांग्रेस ले जा पा रही है? खाली मोहब्बत की दुकान खोलने से आप राम मंदिर से जो हवा बन रही है या बनाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निश्चित रूप से ठोस आपको जो है कार्यक्रम देना पड़ेगा। तो जो अभी तक लब्बो लुबाब निकला है वो एक और कहावत, आज कहावतों का ही दिन लग रहा है, कहावतों की शाम लग रही है। उल्टी गंगा बहाई जा रही है क्या इंडिया गठबंधन में? जो मुद्दे सबसे पहले तय होने चाहिए, भाई किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे, लोगों के बीच क्या पेश करने वाले हो, वो तय नहीं। सीटों के बंटवारे पर पहुंच गए। सीटों का बंटवारा तो होता रहेगा, वो तो आखिरी मिनट तक चलेगी बकझक बकझक। देखिए, मुद्दे तो स्पष्ट हैं, अब खाली उनको संजोना है, एक फॉर्मुलेशन देना है। देश के सारे जमीनी मुद्दे स्पष्ट हैं जो इंडिया समूह को उठाने हैं। हाँ, उसको जल्दी से जल्दी फॉर्मुलेट कर लें तो अच्छी बात है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि थोड़ी देर हो रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बस आप पहुंचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला, तो राह पकड़ तू एक चला, चल पा जाएगा मधुशाला। इसलिए सीटों का बंटवारा भी, संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सीटों का बंटवारा एक बार हो जाए, ये तालमेल एक बार हो जाए, तो एकजुटता अपने आप कायम रहेगी। मुद्दे देश के सामने स्पष्ट हैं, उन मुद्दों का एक फॉर्मुलेशन बन जाएगा। बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा है कि संयोजक कौन हो, अध्यक्ष कौन हो, इन सब चीज़ों से देश के मतदाता पर कोई असर पड़ता नहीं है। अगर एकजुटता बनी रहेगी और ये संदेश जाएगा कि सब सच्चे मन से साथ रहकर इस चुनाव में टक्कर देना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी को, कम से कम 450 सच्चे मन से टक्कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देना चाहते हैं। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमेशा इस तरह के आयोजनों में होती हैं, जहां 28 पुरोहित हों तो सबका अपना अपना थोड़ा चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि आंखों के आगे वो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला, ये एक तरह से अंतिम मौका है। अगर ये मौका विपक्ष चूका, इंडिया समूह चूका, तो अगले 10-20 साल उसके पास दूसरा कोई मौका। ये बातें तो हम बहुत बार कह चुके पंकज, पर कांग्रेस को पहले अपने घर को भी तो दुरुस्त करने की जरूरत है। अब मिलिंद देवड़ा कोई ज्यादा बड़ी खबर नहीं है, वो 2 बार के हारे हुए सांसद हैं, पर जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा पाए जाते थे 10 साल 2004 से 2014, वही लोग बिछड़े सभी बारी बारी। और
राजस्थान, सुनिएगा मैं एक सवाल और जोड़ दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां जो हार हुई उसमें कोई विकल्प लेकर कोई करेक्टिव एक्शंस लेती हुई दिखी भी क्या कांग्रेस, कि कमलनाथ को हटा दिया प्रदेश अध्यक्ष पद से, बस जी बात खत्म हो गई? पर नेशनल अलायंस कमेटी में भूपेश बघेल भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं। कांग्रेस अपने घर को पहले दुरुस्त करेगी कि नहीं? कांग्रेस ऐसे मामलों में थोड़ी ढील बरतती है, ये बात सबके सामने है। देखिए, मिलन जाने वाले हैं, ये बात कौन नहीं जानता था? 2.5 साल से सभी को मालूम था। हाँ। जानकर भी जो अनजान बने बैठे कांग्रेस के कुछ केंद्रीय पदाधिकारियों के पास अगर आंख कान नहीं है तो कोई क्या करे? मिलिंद जैसे लोगों से कांग्रेस को छुटकारा मिल जाए ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि आखिर उनके जैसे लोग, जैसा आपने खुद कहा, शीर्ष नेतृत्व के इसमें दरबार खास का हिस्सा बन कैसे जाते हैं? मैं, संदीप जी, आप भी जानते हैं, 2013 के मध्य से कांग्रेस के सारे शीर्ष नेताओं से मिलकर और मीडिया मंचों पर बोलकर, लिखकर लगातार कह रहा हूं कि राहुल को अपने आसपास की टोली का चयन करने में जितनी सावधानी और चौकन्नेपन से काम लेना चाहिए वे नहीं ले रहे हैं। आज भी वे जरूरी सतर्कता नहीं बरत पा रहे हैं। इस वजह से जो उनकी तमाम मेहनत, तमाम नेक नियति, तमाम भलमनसाहत, इस पर अंततः पानी फिर जाता है। राहुल ने पिछले 10 साल में जितना परिश्रम किया है, जैसी प्रतिबद्धता से काम किया है, वो अद्भुत है, लेकिन व्यक्तियों की परख के मामले में वो थोड़े कमजोर परीक्षक हैं। उनको अपनी इस खामी में थोड़ी चुस्ती लानी पड़ेगी। जिंदगी एक चीज तो सबको सिखाती है ना, इट इज नॉट ओनली हार्ड वर्क, इट इज ऑल्सो स्मार्ट वर्क। वही सफलता दिलाती है। वही सफलता दिलाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में, अब कोई माने या न माने, और इस तरह के संदेहों को जानबूझकर हवा में उड़ाने का एक रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन ईवीएम पर संदेह को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये जो दलीलें हैं ना कि हिमाचल में विपक्ष कैसे जीत गया, कर्नाटक में कैसे जीत गया, तेलंगाना में कैसे जीत गया, ये दलीलें मासूम जनमानस में भ्रांतियां फैलाने। नहीं, मैं ये दलीलें नहीं देता हूं, पर 2009-10 में 2009 के चुनावों की हार के बाद जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, यही सवाल उठाते हुए ईवीएम पर प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। तब आपकी सरकार थी, गंभीरता से ले लेते। बाद में कपिल सिब्बल वहां पर लंदन में बैठकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाए जाते हैं कि जी ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। तो ये तो कांग्रेस का भी दोहरा रवैया है ना, फिर बात मानेगा कैसे कोई? दोहरा रवैया नहीं, चूक कांग्रेस करती है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस कई मामलों में जिस तरह का ढीलापन का बर्ताव कांग्रेस का रहता है, उसी के नतीजे तो कांग्रेस आज भुगत रही है। लेकिन अब जो जागरूकता का स्तर है पूरे देश में, उसमें सभी लोग कोई राजनीति की बालवाड़ी में तो बैठे नहीं है। अब लोगों की समझ में आ गया है कि लोगों की समझ में आ रहा है, पर इंडिया गठबंधन कितना समझा पाएगा और खुद को समझ पाएगा, अपनी नेताओं की महत्वाकांक्षा को भी समझ पाएगा क्या? टाइम इज रनिंग आउट, या बस अब 2-4 दिन की बात रह गई है और एक रात लंबी होती है? फिर से कह रहा हूं, आपकी राय क्या है वो मैं साझा करने वाला हूं। तो चर्चा हो रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो पर निकले हैं, इंडिया जोड़ो कब होगा? ढेरों राय मिल रही है। नरेश महतो हैं, गयावासी हैं, वो कहते हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से गठबंधन को चुनावों में फायदा होगा। अब ये तो वक्त बताएगा। जबकि जेएस वरुण हैं, मोदी नगर में रहते हैं, यूपी के, इंडिया गठबंधन में मायावती को लाने से फायदा होगा, लेकिन मायावती अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। तो ये पिटारा कब खुलेगा, इंतजार रहेगा। आज इतना ही, नमस्कार।